नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरती देवी की दो बहू थी, बड़ी बहू नंदिता और छोटी बहू कावेरी। बड़ी बहू नंदिता छोटी मोटी चोरियां करने में एक्सपर्ट थी, तो वहीं दूसरी बहू काम चोरी करने में एक्सपर्ट थी। ऐसे ही एक दिन आरती बोलती है, अरे बड़ी बहू जरा इधर आना। हाँ जी माँ जी बोलिए। अरे मेरे साथ बाजार चल, कुछ सामान लाना है। हाँ माँ जी जल्दी चलो, बहुत दिनों से कुछ चुराया नहीं है। चलिए माँ जी चलते हैं। दोनों सास बहू एक साथ थैला लेकर मार्केट जाती हैं। ऐसे ही एक फल वाले के पास जाके आरती बोलती है, भैया केले कैसे दिए? बहन जी बस 50 रुपए दर्जन है। अरे 50? ये तो बहुत ज्यादा है। लास्ट 40 लग जाएगा। ठीक है भैया, कर दो फिर। फल वाले से केले लेकर दोनों सास बहू एक साड़ी की दुकान पर जाती है, जहां नंदिता को एक साड़ी बहुत पसंद आती है और वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी ये साड़ी कितनी प्यारी है, प्लीज मुझे दिला दो। अच्छा जी, यहाँ मैं अपने लिए साड़ी लेने आई हूँ, समझी? अरे माँ जी एक साड़ी दिला देंगी तो क्या हो जाएगा? अरे मुंह बंद करके बैठ जा, समझी? आरती अपने लिए साड़ी ले लेती है। उसके बाद दोनों घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद में नंदिता अपने कमरे में चली जाती है और चुपके से जो साड़ी नंदिता को पसंद आ गई थी वो साड़ी निकालती है और उसे पहन लेती है, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं नंदिता हूँ, कब क्या चुरा लूं किसी को पता भी नहीं चलता। उस बुढ़िया को क्या लगा था वो मुझे साड़ी नहीं दिलाएगी तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी। नंदिता साड़ी पहनकर बहुत खुश होती है और सेल्फी लेती है। तभी उसकी सास किचन में जाकर मार्केट से लाए हुए केले थैले से निकालती है और केले देखकर चौंक जाती है और बोलती है, बड़ी बहू जरा इधर आना। हाँ माँ जी, अब क्या हुआ? बहू लगता है फल वाले ने गलती से किसी और के केले दे दिए। क्यों माँ जी? क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि 2 दर्जन केले हैं। ओ तो अब क्या करें? अरे बहू मैं तो सोच रही हूँ वापस कराती हूँ। अरे कोई बात नहीं माँ जी, अब रहने दीजिए, आगे से हम ध्यान रखेंगे। और वैसे भी अब हम दोनों बहुत थक गए हैं, कौन जाए वापस बाजार। इतना बोलकर नंदिता अपने कमरे में आ जाती है और बोलती है, हाय मेरी मासूम सास, वैसे मानना पड़ेगा नंदिता, तेरी सास इतनी सीधी है और तेरी देवरानी इतनी कामचोर, मगर तू फिर भी अपना काम निकाल ही लेती है। दिमाग तो बहुत है तेरे पास, इतनी चोरी करती है फिर भी सबके सामने कोतवाल बन के घूमती रहती है। वैसे आज मार्केट में थोड़ी कम हाथ की सफाई की मैंने, पर चलो कोई बात नहीं, अब अपना चोरी वाला लॉकर खोल के देखती हूँ। नंदिता अपना चोरी का सामान रखने वाला लॉकर खोलती है और उसमें से एक एक सामान निकालते हुए बोलती है, हाय मेरी देवरानी का चश्मा, सास के सोने के कंगन और ये सुमित्रा चाची के झुमके। तभी वहाँ नंदिता की देवरानी कावेरी आ जाती है और बोलती है, ओहो तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ के पीछे। चश्मा चोर, मेरा इतना महंगा चश्मा आपने चुराया है। अरे वो तो मुझे पड़ा मिला था, मैंने नहीं चुराया, मुझे क्या पता कि ये तुम्हारा है। ओहो मेरे सामने ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। आप अभी जो अपना काला चिट्ठा गा रही थी ना, वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। और अगर आप चाहती हो कि ये सब माँ जी को पता ना चले तो घर का सारा काम और साथ ही मेरा भी काम आपको ही करना होगा। अच्छा मैं भी तो देखूं क्या रिकॉर्ड किया है तुमने। कावेरी अपनी जिठानी को उसकी वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर नंदिता के होश उड़ जाते हैं और वो कावेरी से बोलती है, देखो कावेरी, इसे अभी के अभी डिलीट कर दो, अगर किसी को पता चल गया ना तो बड़ी बदनामी हो जाएगी मेरी। अले ले, मेरी जेठानी जी तो डर गई। आपको डरना नहीं है, आपको बस घर और मेरा सारा काम करना है, बाकी ये वीडियो हमेशा मेरे पास ही रहेगी। ठीक है, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब कावेरी अपनी जेठानी को अपने इशारों पर नचाया करती, साथ ही साथ उससे घर के और खुद के सारे काम करवाती। ऐसे ही एक दिन कावेरी अपनी जेठानी से बोलती है, जेठानी जी मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तो थोड़ा कष्ट करके दबा दीजिए। बहुत हो गया कावेरी तुम्हारा, अब भूलो मत कि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। जेठानी हो मगर चोर जेठानी। अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। करना तो पड़ेगा,
वरना वीडियो इस पूरे घर में और सारे रिश्तेदारों में वायरल कर दूंगी। अरे अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो सारे काम करूंगी। दोनों बहुओं की काली करतूत उनकी सास आरती सुन लेती है और वो सर पकड़ते हुए बोलती है, हे भगवान, जेठानी चोर और देवरानी कामचोर, इनको तो सबक सिखाना ही होगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब जब भी नंदिता घर का कोई भी काम करती तो उसकी सास उससे बोलती, अरे बड़ी बहू, कहाँ है तू? इधर आ। हाँ माँ जी। अरे छुटकी, छोटी बहू तू भी आ। हाँ जी माँ जी, बोलिए। छोटी बहू, मैं क्या देख रही हूँ कि रोज रोज सारा काम बड़ी बहू करती है और तू तो आराम करती रहती है। अरे माँ जी, वो जेठानी जी कहती हैं तू मेरी छोटी बहन जैसी है, तो तू आराम कर और घर का सारा काम मैं कर लूंगी। मैंने इनको इतना समझाया मगर ये मानती ही नहीं। क्यों बड़ी बहू, आखिर यही बात है क्या? हाँ माँ जी, मैं सारे काम कर लूंगी। तो अब से बड़ी बहू कोई काम नहीं करेगी, सारा काम तू करेगी। जी माँ जी। इतना बोलकर आरती अंदर चली जाती है और नंदिता बड़ी ही खुशी के साथ में अपने कमरे में आ जाती है और कमरा बंद करके अपना चोरी वाला लॉकर खोल के बोलती है, आई बड़ी मुझसे पंगा लेने वाली, अब आएगा मजा जब सारे घर का काम अकेले करेगी। हाय, आज रात को मेरा वो चोरी की हुई साड़ी पहनने का बड़ा मन कर रहा है, मगर वो खूसट बुढ़िया मेरे पीछे बीन बजाती हुई आ जाएगी। तभी अलमारी के पीछे से उसकी सास निकलती है और नंदिता के कान पकड़ के बोलती है, ओ, तो ये चल रहा है यहाँ पे। बहू, तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? माँ जी हाँ। हाँ बहू, अगर मैं चाहूँ ना तो तेरी सबके सामने बेइज्जती करवा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी क्योंकि तू मेरे घर की इज्जत है और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई भी तुझे कुछ कहे। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं बहू, मैं अब तुझे पुलिस के हवाले करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई चोर रहे। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ जी कसम से अब ये गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। तभी वहाँ कावेरी आके नंदिता के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। नंदिता दरवाजा खोलती है और कावेरी कहती है, माँ जी क्या हुआ? अरे तुम दोनों तो किसी के घर की लक्ष्मी बनने के लायक ही नहीं हो, एक चोर तो दूसरी काम चोर। माँ जी आपको सब पता चल गया? हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि तू कैसे इससे घर का सारा काम करवाती है। अरे बहू, काम चोरी की हद होती है। तू अपनी काम चोरी की वजह से इसकी चोरी को बढ़ावा दे रही थी और बड़ी बहू तू अपनी चोरी को छुपाने के लिए इसके काम चोरी को बढ़ावा दे रही थी। इतना बोलकर आरती सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद में दोनों बहू अपनी सास से माफी मांगती है और वादा करती है कि अब से काम चोरी या चोरी नहीं करेंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सब लोग हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। सुरेश अपनी बड़ी बहू बीना के सामने खाना रखकर उससे बोलता है, बहू तू ये खाना खा ले, नहीं तो आज भी तुझे भरपेट खाने को नहीं मिलेगा। नहीं बाबूजी, ये मैंने आपको खाने के लिए दिया है। अपने ससुर की तू इतनी सी बात नहीं मानेगी? अरे मैं जो जब चाहूँ तब खा लूँगा। सुरेश अपनी बड़ी बहू को खाने के लिए फोर्स कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी बीवी सीमा आ जाती है और अपनी बड़ी बहू से बोलती है, बहू मैं देख रही हूँ जब से छोटी बहू आई है ना तब से तेरे पर निकल चुके हैं। ओ, तो महारानी का 2 रोटी से पेट नहीं भरता ना, इसीलिए तो अपने ससुर जी के हिस्से का भी खाना खाना है इनको। मेरा मन नहीं था खाने का, इसलिए मैं इसे यहाँ रखने आ गया। वैसे बड़ी बहू, अगर तुम 2 रोटी से 1 रोटी ज्यादा भी खा लोगी ना तो हमारे घर का राशन कम नहीं होगा। बाबूजी रहने दीजिए ना, आप कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकते ना। और वैसे भी मैं यहाँ बड़ी बहू से बात करने आई थी, ना कि आपसे लड़ने। बहू, मैंने तुझे बोला था ना कि स्टोर रूम साफ कर दियो, लेकिन अब तक तो किया नहीं तूने। सीमा अपनी बड़ी बहू को बहुत भला बुरा सुनाकर वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर के बाद उसकी छोटी बहू बबीता उसके पास आकर उससे बोलती है, माँ जी सुबह से पूरे घर में घूम घूम कर चिल्लाते हुए आपके पैर और गला दर्द कर रहे होंगे, लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। बबीता सीमा से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सुरेश आ जाता है।
और बोलता है, पैर दबाने के बाद गला भी दबा देना बहू, क्योंकि कल से ना तुम्हारी सास के गले में दर्द है। क्यों सीमा? आप मत भूलिए कि ये मेरा घर है और यहाँ सबको मेरे हिसाब से रहना होगा। और छोटी बहू तू अगर बड़ी बहू की तरह रह सकती है तो इस घर में तू रह, अगर नहीं रह सकती तो जा अपने बाप के घर। माँ जी भूलिए मत कि मैं भी आपके छोटे बेटे की ही पत्नी हूँ, तो जितना इस घर पर आपका हक है ना और आपके बेटे का है, उतना ही हक मेरा भी है। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी स्टोर रूम से उसको कुछ गिरने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो स्टोर रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि बीना वहाँ पर अकेले ही स्टोर रूम की सफाई कर रही है। वो उसके पास जाकर बोलती है, अरे दीदी, आपने अकेले ही रूम साफ कर लिया, स्टोर की भी सफाई कर ली। अब चलो, आपने मेरी मदद भी नहीं ली, लेकिन अब जल्दी से डिनर करते हैं। नहीं बबीता, मैं कर लूंगी। वैसे भी माँ जी ने मुझे अकेले बोला है स्टोर की सफाई करने के लिए, मैं बाद में खा लूंगी। पर दीदी क्या हुआ, स्टोर रूम ही तो है, हम मिलकर साफ कर लेंगे ना बाद में, अगर नहीं भी हुआ है तो। आप पहले चलिए कुछ खा लीजिए, बाबूजी ने बताया मुझे आपने सुबह से कुछ नहीं खाना है। आप ये सब छोड़िए और चलिए मेरे साथ। इतना बोलकर वो बीना का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जाकर डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है और उसके लिए खाना निकालने लगती है। जैसे ही बीना खाना खाने जाती है तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है और बीना से कहती है, बड़ी बहू, तुझसे एक काम तो सही से होता नहीं समय पर, लेकिन हाँ खाना तो समय पे चाहिए महारानी को। मैं अभी कर देती हूँ। आप बैठिए दीदी। और माँ जी, शायद आपको पता नहीं है कि दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, और बिना खाए काम करेंगी ना तो तबीयत खराब हो जाएगी। और थोड़ा कुछ खा लेने दो, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। छोटी बहू तू चुप कर, मैं तुझसे नहीं बड़ी बहू से बात कर रही हूँ। और बड़ी बहू तू जो 3 टाइम का खाना एक ही बार में ठूस जाती है, काम एक ढेले का तो करती नहीं। माँ जी, आखिर दीदी भी तो इस घर की बड़ी बहू है, आप हमेशा उनके साथ ऐसे सोतेलो जैसा बर्ताव क्यों करती हैं? छोटी बहू, तुझे बड़ी बहू का पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर लेकर ही क्या आई है अपने बाप के घर से? सीमा अपनी दोनों बहुओं को बुरा भला सुना ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका पति सुरेश आ जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, तो क्या है ना, बड़ी बहू अपने बाप के घर से संस्कार लेकर आई है, जो तुम तो बिल्कुल ही नहीं लाई। अगर तुम्हारे अंदर संस्कार होते तो तुम्हारी बोली भी मीठी होती। हाँ, आप तो मुझे ही ताने दोगे ना, क्योंकि बड़ी बहू तो आपकी पसंद की थी। हाँ, ठीक उसी तरह से जैसे तुम बड़ी बहू को उसकी गरीबी का ताना देती हो। क्या बोला आपने? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कल अकेले बड़ी बहू स्टोर रूम की सफाई कर लेगी। अब तुम रोना बंद करो मेरी माँ। सीमा अपना रोना बंद करके सुरेश के साथ वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह उठते ही वो स्टोर रूम में जाती है। स्टोर रूम की सफाई देखकर सीमा हैरान हो जाती है और अपनी छोटी बहू के पास जाकर उससे बोलती है, छोटी बहू, तूने कहीं उस करमजली की मदद तो नहीं की ना साफ सफाई में? नहीं माँ जी। अच्छा माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। माँ जी, मैं और दीदी तो दोनों ही आपकी बहुएं हैं ना, आपके ही सगे बेटों की, फिर आप दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हैं? इसलिए बहू, क्योंकि तू मेरी पसंद है और तेरे बाप ने तेरी शादी में इतना खर्चा किया कि पूछो ही मत। और बड़ी बहू, अरे उसके घर वालों के बारे में क्या ही बात करे, जिनके पास खुद का पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। तेरे ससुर जी ने उसको इस घर की बहू बना दिए और वो बेशरम, अरे वो तो 2 जोड़े कपड़े में ही यहाँ आ गई मुंह उठा के, सीने पे सांप की तरह लौटने के लिए। अगर माँ जी आपको मेरे घर से भी कुछ नहीं मिलता तो क्या आप मेरे साथ भी ऐसे ही करती? अरे छोटी बहू, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। मैं भला तेरे साथ ऐसा क्यों करूँगी? तुझसे तो मेरे घर में धन की बारिश होती है, बारिश। और कल जो मेरे घर में कार के रूप में आने वाली है, कल तेरा बाप मुझे एक बढ़िया सी कार देगा। इतना बोलकर वो अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाती है और उससे कहती है, बहू, आज छोटी बहू के घर वाले आ रहे हैं, तो आज के दिन उससे कोई काम मत करवाइयो, और हाँ, उनके स्वागत के लिए अच्छा सा खाना बना लियो। इतना बोलकर सीमा खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। बीना हमेशा की ही तरह कामों में लग जाती है। कुछ ही देर के बाद बबीता के पिता मोहन उनके घर आते हैं। सीमा उनका स्वागत करती है और कुछ ही देर के बाद
सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। ऐसे में मोहन जब वहाँ से जाने लगता है तभी सीमा मोहन को रोकते हुए उससे बोलती है, समधी जी, आज आप कार देने वाले थे, कार कहीं नजर नहीं आ रही। सीमा जी, आपने तो मना कर दिया था ना, ये बोलकर कि आपके पास सब कुछ है और अब आपको 1 रुपया भी नहीं चाहिए। देखिए समधी जी, अगर आपको नहीं देना है तो आप साफ साफ बोल दीजिए कि आपकी औकात नहीं है ऐसे कार देने की, मगर ऐसे झूठ तो मत बोलिए कम से कम। झूठ? कैसा झूठ? समधी जी ने और बबीता जी ने खुद मुझे बोला है फोन पर। और रही बात औकात की, तो भूलिए मत, मैं आपको पहले वो सब कुछ दे चुका हूँ जो आपने कभी देखा भी नहीं। मोहन सीमा के मुंह पर उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है, जिसका बदला लेने के लिए वो अपनी छोटी बहू को घर से निकालने लगती है, जिस पर उसका पति सुरेश उससे बोलता है, सीमा, तुमने ना अपनी बड़ी बहू की कभी कद्र करी और ना ही कभी अपनी छोटी बहू को प्यार किया। अरे बबीता से प्यार का दिखावा तुमने बस चंद पैसों के लिए किया। अरे पागल औरत, पैसों से घर परिवार नहीं बना करते, घर परिवार प्यार से बनते हैं। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो तुम्हें इतनी अच्छी बहुएं मिली जिनको पता है कि घर को कैसे जोड़कर रखें। माँ जी, आपने कभी मुझे एक बहू की तरह मान सम्मान दिया ही नहीं, पर आज भी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। बस आप बबीता को घर से मत निकालिए, आप जो बोलेंगी इस घर में वही होगा। नहीं दीदी, बहुत हो गया। माँ जी को जो करना था उन्होंने सब कर लिया और माँ जी मुझे इस घर से निकालेंगी? अरे मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और जब तक आप आएंगी नहीं ना मुझे लेने और मेरी बातों का जवाब देने, तब तक मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। तुम अकेले नहीं जाओगी बबीता, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। सबकी बातें सुनकर सीमा को अपनी गलतियों का पछतावा होता है और उसे समझ आ जाता है कि एक साथ रहने में ही हमें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल सकती हैं। और वो अपनी दोनों बहुओं को रोककर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। बीना और बबीता भी उसे खुशी खुशी माफ कर देती हैं और अपने परिवार के साथ एक बार फिर से नई शुरुआत करती हैं। मुझे माफ कर दो सुरेखा बहन, मैंने तुम्हारे साथ आज तक बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा और तुमने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। ऐसे मत बोलो हरलीन, आखिर एक पड़ोसन ही दूसरे पड़ोसन को काम नहीं आएगी तो कौन आएगा। हरलीन और सुरेखा दोनों अपने पतियों के साथ में मनाली घूमने के लिए जाते हैं। मनाली की खूबसूरत वादियों में जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी सारी पुरानी यादों को भूलने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही वो सब मिलकर एक लेक को देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही ये लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लोगों की भीड़ एक जगह पर जमा है। तो माधव वहाँ जाता है और उनमें से एक आदमी से सवाल करता है, भाई साहब, क्या हो रहा है यहाँ पर और इतनी भीड़ कैसे जमा है? अरे भैया, क्या बताएं आपको, ये तो आमतौर पर हर जगह होता ही रहता है। एक अमीर औरत एक गरीब औरत से लड़ रही है, उसको जलील कर रही है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा तो हर जगह होता है। माधव उन लोगों के पास वापस चला जाता है और उनसे कहता है, ये भीड़ हम जैसे ही लोगों की वजह से लगी है। मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि जो चीजें पहले हम किया करते थे आज ये लोग खुद कर रहे हैं। सही कहा आपने, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसके बाद वो सब लोग उन लोगों के पास में जाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। वो सब लोग इन लोगों की तरह ही होते हैं। सुरेखा उनमें से एक औरत से बोलती है, मेरी बात सुनिए जरा। क्या है? देखिए, आप लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हैं? आखिर इतनी खूबसूरत जगह पे हम लोग घूमने आए हैं तो मजे करिए ना। ऐसे लड़कर अपना और दूसरों का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप होती कौन है हमें समझाने वाली? जी, एक समझदार नागरिक जो अपने देश को और उसमें रहने वाले लोगों को जागरूक कर रही हूँ। अरे देखिए ना, कितनी अजीब सी औरत है, एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाई जा रही है। जी, क्या हुआ है ऐसा? अरे होना क्या है, ये मेरी चीजों से हमेशा चिढ़ती रहती है, इससे मेरी अमीरी देखी नहीं जाती। अरे ओ मैडम जी, मैं नहीं जलती आपकी अमीरी से, बल्कि आप जलती हैं मेरे घर की सुख शांति से। मतलब आखिर कहना क्या चाहती हैं आप? जी, बात ये है कि मैं और मेरा पति कम खाकर भी बहुत खुश है और ये इतने पैसे वाली होकर भी बहुत ही दुखी है। बस इसी बात का रोना लेकर रोज ही मुझसे लड़ती है। ये तो बहुत ही गलत बात है आपकी। देखिए,
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक समय पर मैं भी सुरेखा बहन के साथ आप ही की तरह किया करती थी। फिर वक्त के साथ मुझे समझ आया कि मैं तो बहुत गलत कर रही हूँ। सच में आप हम लोगों की तरह लड़ा करते थे, बल्कि आपसे भी बुरा। तो फिर आप दोनों के बीच सब ठीक कैसे हुआ? सुनना चाहेंगी आप? हाँ, क्यों नहीं। वो सब मिलकर एक खूबसूरत सी झील के पास जाकर बैठ जाते हैं। फिर हरलीन और सुरेखा मिलकर बबीता और जिया को अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। साथ ही साथ उनके पति भी उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। सुरेखा हरलीन से बोलती है, आप शुरू करोगे या मैं बताना शुरू करूं? आप ही कर दीजिए। ठीक है, अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग रही हूँ आपसे। जी मैं जानती हूँ कि हमने जो कुछ भी एक दूसरे के साथ किया है वो बेहद ही शर्मनाक भी है और मुझे उसका पछतावा भी है, पर कोई बात नहीं, आप बेझिझक होके सब कुछ बताइए। सुरेखा उन्हें 1.5 साल पहले की कहानी बताना शुरू करती है, जब सुरेखा और हरलीन एक दूसरे से लड़ा करते थे। सुरेखा हर रोज की तरह अपने घर की सफाई कर रही होती है और उसे खत्म करने के बाद सुरेखा बाहर की सफाई करने लगती है। तो सामने से हरलीन उसे देख लेती है और उससे कहती है, अरे ओ भैंस की आँख, आज तो फिर मेरे घर के बाहर कूड़ा फैला रही है। अबे ओ, भैंस की आँख होगी तेरी और तेरे पति की। तेरी आँखें हैं या ढक्कन, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मैं अपने घर के आगे साफ सफाई कर रही हूँ। ए, जो बोलना है ना मुझे बोल, मेरे पति पर मत जाइयो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्यों, अब से लग गई तेरी? ओ मैडम, अगर मैं सुलगाने पर आई ना तो तू यहाँ पर खड़ी भी नहीं रह पाएगी, और तेरे पति के बारे में तो ना मुझसे अच्छा कोई जानता ही नहीं होगा। अरे सारा दिन गली के नुक्कड़ पर बैठा बस ताश खेलता रहता है। अबे ओ नेवली सी शक्ल की, ज्यादा मत बोल, मुझे सब पता है। और मुझे क्या, पूरे मोहल्ले को पता है कि तेरे पति का उस नई पड़ोसन के साथ इलू इलू चल रहा है। हाँ, तू तो सीआईडी है मोहल्ले की, जो तेरे पास सबकी खबर रहती है, कौन क्या कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्या खा रहा है। दोनों की बहस चल ही रही होती है कि तभी पीछे से इन दोनों के पति आ जाते हैं और वो अपनी अपनी बीवियों से बोलते हैं, हाँ यार, ये जहर हर जगह फैल चुका है, हमें कुछ करना चाहिए इसको लेकर। अरे मैं कुछ कह रही हूँ क्या? जो भी कह रही है ये कह रही है। अच्छा जी, अब देखो इसे कितनी भोली बनकर दिखा रही है। तुम भी कुछ कम नहीं हो, जानता हूँ मैं तुम्हें, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। हाँ, और कर लो तरफदारी। अरे अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी मोहल्ले की सब औरतें तो तुम्हें शरीफ लगती है। और सच सच बताओ, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारा उस नई पड़ोसन से? ये तुम क्या कह रही हो? मेरा किसी के साथ कुछ नहीं चल रहा। झूठ मत बोलो, ये नागिन जो अपने मुंह से अभी जहर उगल रही थी वो सच है ना? क्या यार, तुम भी किसी की भी बातों में आ जाती हो। उसने कह दिया और तुमने मान लिया। बेचारा आज तो ये गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है उसके लिए? कहीं तुम्हारा भी तो कहीं चक्कर नहीं चल रहा किसी के साथ? अरे नहीं, मेरा किसी के साथ कुछ नहीं चल रहा। फिर माधव और रोशन दोनों अपनी अपनी पत्नियों को घर में वापस ले आते हैं और उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। इसी के साथ साथ दोनों वही करती हैं जो उनका दिल कहे। ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। उनके बीच की ये बहस धीरे धीरे गृह युद्ध में बदल जाती है और पूरे मोहल्ले को इस बात की खबर चल जाती है। इसी के साथ साथ इन दोनों के आपस के झगड़े के कारण परेशान होकर रोशन के बिजनेस में भी काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। रोशन और हरलीन अपने आस पड़ोस में सबसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। सुरेखा और माधव उनकी इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और इसी के साथ साथ उनके पास आकर उनसे कहते हैं, हम कुछ मदद कर सकते हैं आपकी? जी, आप इस बुरे वक्त में हमारे पास आए हैं यही बहुत है, लेकिन जितने पैसों की जरूरत हमें है शायद वो आप ना दे पाए। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो हम देख लेंगे। माधव और सुरेखा अपना घर और सारी जमीन जायदाद को गिरवी रख देते हैं और इससे जो भी पैसा आता है वो रोशनी और हरलीन को दे देते हैं ताकि वो अपना सारा कर्ज चुका सके। वो लोग उनसे पैसा ले लेते हैं और अपने कर्जदारों को दे देते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे वो माधव और सुरेखा का सारा कर्ज भी वापस चुकाने लगते हैं। आपका सारा पैसा अब आपको मिल गया? जी मिल गया है, और अब हम लोग लड़ते भी नहीं हैं। और आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आप मुझे माफ कर दीजिए,
आप बिल्कुल सही कह रही हैं और अब से मैं और ये कभी नहीं लड़ेंगे। और ना ही मैं। सुरेखा और हर्लीन दोनों मिलकर उनके बीच में सुलह करवा देते हैं और वो लोग भी इन लोगों की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। अहाना एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और समझदार लड़की थी। वो एक बिजनेस वुमेन थी। बहुत सारे उसके दोस्त थे, लेकिन अनीश नाम का एक बड़ी उम्र का आदमी उसका सबसे करीबी दोस्त था, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और दूसरा कि वो अहाना को एक से एक अच्छी एडवाइस दिया करता था। ऐसे ही एक दिन अहाना किसी परेशानी में थी और वो अनीश से पूछती है, सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो ना अहाना, क्या बात है? सर इस बार जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक बात कहूँ? जी कहिए ना। जिंदगी में आप कितनी ही बार क्यों ना हारे, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप तो जीतने के लिए पैदा हुए हैं ना। वाह क्या बात है। तो बस यही सोचकर अपने प्रोजेक्ट पर शुरू हो जाओ और देखना जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। थैंक यू सर, आपसे बात करके हमेशा एक अलग सी पॉजिटिव फीलिंग आती है। आप हमेशा ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। जरूर। बाकी अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। इसके बाद अहाना वहाँ से चली जाती है और अपने प्रोजेक्ट में इंडल्ज हो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। अहाना बहुत ही तेजी से उन बुलंदियों को हासिल कर लेती है और बहुत ही जल्द वो एक टॉप बिजनेस वुमेन बन जाती है और हर न्यूज़पेपर और मैगजीन में कवर पेज पर वो आ जाती है। ऐसे ही एक दिन उसे एक अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाता है, जहां उसे बेस्ट बिजनेस वुमेन का अवार्ड दिया जाता है। फंक्शन खत्म होने के बाद अनीश उसके पास आकर उससे कहता है, कांग्रेचुलेशंस अहाना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, ये आपकी वजह से ही हुआ है आज। अरे नहीं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। जो सारी मेहनत है वो तो तुम्हारी ही है। आप कितने ग्रेट हैं। इतना सब कुछ किया है आपने, तो क्रेडिट तो आपको मिलना ही चाहिए। आई विश कि मैं आपकी तरह बन पाऊँ। नहीं अहाना, तुम्हें मेरी तरह बनने की कोई जरूरत नहीं। वो क्यों सर? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे जैसे बनोगी तो तुम खुद को खो दोगी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि तुम किसी और की तरह बनने के लिए खुद की पहचान ही खो दो। आप यूं ही चिंता कर रहे हैं सर। ना मैं अपने आप को बदलूंगी और ना ही आपको खोने दूंगी। आई लाइक योर स्पिरिट अहाना। थैंक यू सर। इसके बाद अनीश वहाँ से चला जाता है। अहाना भी अपने कामों में लग जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और अहाना अपना खुद का एक बहुत ही बड़ा अंपायर खड़ा कर देती है। इसमें अनीश उसकी पूरी मदद करता है, पर कुछ ही दिन से ना तो अनीश का कोई फोन आया था और ना ही वो उससे मिलने आया था। ऐसे में अहाना को उसकी बहुत चिंता होने लगती है और एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठकर सोचती है, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर मुझसे मिलने ना आए हो। इतने दिन उन्होंने मुझसे बात ना की हो। लगता है वो किसी मुसीबत में है। मुझे उनके घर जाकर एक बार देख लेना चाहिए। इसके बाद अहाना अनीश के घर उसे देखने के लिए जाती है, तो दरवाजा उसका बेटा आयान खोलता है और जैसे ही वो अहाना को देखता है तो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। ऐसे में वो उससे कुछ पूछ भी नहीं पाता और अहाना उससे बोलती है, एक्सक्यूज मी, अनीश जी यही रहते हैं ना? जी वो यहीं रहते हैं। आप कौन? जी मेरा नाम अहाना है। मुझे आपके फादर से मिलना है। आप कहीं वही अहाना तो नहीं है जिन्होंने हाल ही में एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट में सक्सेस हासिल की है? जी हाँ, मैं वही हूँ और इसका सारा क्रेडिट आपके पापा को ही जाता है। रियली? उन्होंने क्या किया? जी आप पहले मुझे अंदर तो आने दीजिए, फिर सब कुछ बताती हूँ। ओह सो सॉरी, आइए प्लीज। आयान अहाना को घर के अंदर ले जाता है और उसे चाय नाश्ता करवाने के बाद उससे पूछता है, वैसे आप पापा को इतने अच्छे से जानती हैं, पर आज से पहले कभी आप उनसे मिलने घर पर नहीं आई? एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन आज बहुत जरूरी था इसलिए आना ही पड़ा। सब ठीक है ना? जी मेरी लाइफ में तो सब ठीक है, पर सर नहीं आए काफी दिनों से, इसलिए मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर उनसे मिल लूं। ठीक किया ना मैंने? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने जो यहाँ उनसे मिलने आ गई। अब आप ही उन्हें समझाइएगा
मेरी तो सुनते ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उन्होंने बताया नहीं आपको? क्या नहीं बताया? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मतलब उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? पता नहीं आपको बताना ठीक रहेगा या नहीं। आप बता दीजिए जो भी है, अच्छा है या बुरा मैं खुद डिसाइड कर लूंगी। ओके, तो बात ये है कि पापा जी, पापा को कैंसर है, लास्ट स्टेज। क्या? लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक दिखते हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते हैं। उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया। पापा की यही तो खासियत है, वो अपनी मुसीबतों को भी इतना लाइटली लेते हैं कि उन्हें देखकर कोई ये जान नहीं पाता कि उनके अंदर क्या चल रहा है। सही कहा आपने, वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? जी जरूर, और उन्हें थोड़ा डांट भी देना। जी ठीक है, अच्छे से क्लास लगाऊंगी उनकी। इस सब के बाद अयान अहाना को अनीश के कमरे में ले जाता है। अहाना अनीश को जैसे ही देखती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अनीश की हालत देखकर अहाना खुद को संभाल नहीं पाती और फिर अयान उससे कहता है, कोई बात नहीं, अगर आप पापा से नहीं मिल सकती तो। जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक बार उनको ऐसे देखकर कुछ अच्छे लम्हे याद आ गए जब वो कितने एनर्जेटिक थे, और आज देखो। कोई बात नहीं, आप चलिए मेरे साथ। इस सब के बाद वो दोनों कमरे में जाते हैं जहां अनीश अहाना को देखकर बहुत खुश होता है। वो उठकर बैठने लगता है, लेकिन अहाना उसे उठने से मना कर देती है और फिर उससे कहती है, खबरदार अगर आप उठे तो। वो क्यों भला? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसीलिए। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगा कहीं भी। ठीक है। बेटर। मैंने सुना है कि आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर नहीं ले रहे। अरे लेता तो हूँ, ये जरूर इसने कहा होगा तुमसे। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि घर की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करते। इन्हें कुछ मत कहिए आप। और मैं कब से बाहर वाली हो गई? इतना ही लगाव था आपको मेरे साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है आपके कहने का मतलब? हाँ बताइए जरा, कुछ अलग है? माफ कर दो मुझे, अब कभी नहीं कहूँगा। जी नहीं, मैं नाराज हूँ। चलो बताओ मैं क्या करूँ? एक वादा कीजिए कि आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेंगे और अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अरे ठीक है, अच्छा और बताओ। मैं अभी भी नाराज हूँ। अब मान भी जाओ ना। ठीक है, आप कहते हैं तो कुछ नहीं कहती इन्हें। अनीश अहाना और अयान को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है और फिर सोचता है, कितने अच्छे लग रहे हैं ये दोनों एक साथ। अगर अहाना हमेशा के लिए इस घर में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। इससे अच्छी लड़की मेरे बेटे के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। जी कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं, बस यूं ही। मुझे नहीं बताएंगे अब आप? अगर बता दूंगा तो क्या मेरी बात मानोगी? आप कहकर तो देखिए एक बार सर। अहाना, तुम मेरी बहू बन जाओ और इस घर को संभाल लो। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो तुमने कहा था कि एक बार कह कर देखिए। हाँ कहा तो है, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा समझकर ही मान जाओ। कैसी बात कर रहे हैं सर? ठीक है, मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं अयान से शादी करूँगी। थैंक यू सो मच। इस सब के बाद अनीश अहाना और अयान की बहुत ही धूमधाम से शादी करवा देता है और शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसका समय पूरा हो जाता है और वो भी चैन की नींद हमेशा के लिए सो जाता है। अयान अहाना का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, उसे बेहद प्यार भी देता है, तो वहीं अहाना भी एक पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाती है और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। अनूप अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है तो वहीं उसकी पत्नी जसलीन बहुत ज्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने पति से वो बोलती है, मेरी बात तो सुनते जाइए। क्या सुनूं मैं? अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है जसलीन। ऐसा कहकर अनूप अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जसलीन अकेले घर पर रह जाती है और अपने कमरे में बैठकर वहाँ पर रोते हुए सोचती है, माँ जी आपके लिए आलू के पराठे बना दूं? हाँ बहू बना दे, बहुत जोरों से भूख लगी है। जसलीन रसोई में जाकर गीता के लिए खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो खाना लेकर बाहर आती है। फिर वो अपनी सास से कहती है, माँ जी खाना तैयार है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ बहू मैंने अच्छे से हाथ धो लिए, बस तू खाना लेकर आजा जल्दी से। कोई बात नहीं माँ जी, एक और बार धो लीजिए ना। अच्छा बाबा ठीक है, मैं एक बार और धो लेती हूँ हाथ। गीता अपने हाथ धोने के लिए चली जाती है,
लेकिन वो डेटॉल से नहीं बल्कि सिर्फ पानी से हाथ धोती है और फिर वापस अपनी जगह पर चली जाती है। तो जसलीन अपनी सास से पूछती है, माँ जी आपने हाथ नहीं धोए ना? क्या बहू, अभी तो धोकर आई थी। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। कैसा झूठ? अगर आप ठीक से धोकर आती तो मुझे आपके हाथों से डेटॉल की खुशबू आ रही होती, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अब इतनी सी बात पर तुम मुझसे बहस करेगी? बात बहस तक पहुँचते ही नहीं, अगर आप शराफत से मान लेती। जसलीन गीता को डेटॉल से हाथ धोने के लिए मजबूर कर देती है। गीता डेटॉल से हाथ धोकर वापस आती है तो जसलीन उससे कहती है, वाह क्या खुशबू है माँ जी, कैसी लगी आपको? ये खुशबू है? अरे मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है इसे सूंघकर। क्या माँ जी, आपको तो कुछ भी नहीं पता। हाँ हाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अब खाना मिलेगा या नहीं? सॉरी, अभी लेकर आई। जसलीन गीता को खाना दे देती है और गीता खाना शुरू करती है तो उसे खाने में कुछ अजीब सा टेस्ट आता है। वो कुछ देर तक तो खाना खा लेती है, लेकिन अब उसे ये टेस्ट और महक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो वो जसलीन को अपने पास बुलाकर उससे बोलती है, बहू ये सब क्या है? मतलब खाना अच्छा नहीं बना क्या? अच्छा, अरे क्या बताऊं कि कितना अच्छा है, जरा एक बार खा कर तो देख। गीता अपने हाथों से जसलीन को उसका बनाया हुआ खाना खिलाती है और फिर उससे पूछती है, हाँ अब बता कि कैसा लगा? अच्छा तो है माँ जी। कुछ अलग नहीं लगा तुझे? हाँ थोड़ा नमक ज्यादा लग रहा है बस, बाकी सब ठीक है। अरे मंदबुद्धि, तुझे इसमें डेटॉल की महक नहीं आ रही है? अच्छा तो आप कहना क्या चाह रही हो इतनी देर से? हाँ वो क्यों? क्योंकि मैंने बर्तनों को डेटॉल से धोया था। हे भगवान, अरे क्या होगा इस लड़की का? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम लोग भगवान को प्यारे हो जाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? ये मैं नहीं, तेरी हरकतें बता रही हैं। ऐसा बोलकर गीता अपने कमरे में चली जाती है। इधर नीचे जसलीन सोचती है, यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरी माँ जी बिना खाना खाए चली गई? अरे मैंने तो बर्तनों को डेटॉल से सिर्फ इसलिए धोया था ताकि बर्तनों के भी सारे जम्स मर जाएं। अरे जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम मस्त रहेंगे, और वैसे भी डेटॉल कोई नुकसान देने वाली चीज तो है नहीं। पता नहीं माँ जी और ये कब ये बात समझेंगे। जसलीन अपनी सास के लिए एक कप अच्छी सी मसालेदार चाय बनाती है और फिर उसके पास उसके कमरे में ले जाकर उससे कहती है, माँ जी देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई है? कहीं इस बार फिर से वो डेटॉल की बोतल तो नहीं उठा के ले आई? कहीं मैं पीऊं और निकल लूं? नहीं माँ जी, ये क्या कह रही हैं? मरे आपके दुश्मन, मैं तो आपके लिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय लाई हूँ। चाय? अरे लाला बहू जल्दी लेकर आ, मैं तुझसे कहने ही वाली थी कि मुझे चाय पीनी है, पर तू खुद ही लेकर आ गई। मुझे पता था माँ जी आपको चाय पीने का मन कर रहा है, तभी बना कर ले आई। हाँ वैसे बहू तू इतनी बुरी भी नहीं है जितनी मैं सोचती हूँ तेरे बारे में। बुरी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ माँ जी, बस लोगों को लग जाता है कभी कभी। वो क्या है ना कि मैं साफ सफाई को लेकर कुछ ज्यादा ही सख्त हूँ, लेकिन क्या करूँ वो भी तो जरूरी है। हाँ शायद तो सही कह रही है बहू, हम सबको ये बात समझना चाहिए था कि ये तू जो कर रही है वो हम लोगों के लिए कर रही है ताकि हम सबको बीमारी ना हो। मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरी बात समझ गई। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। दोनों सास बहुएं मिलकर अपने घर और अपने मोहल्ले को जमकर डेटॉल के बारे में बताती हैं और उसका पूरा प्रचार करती हैं। लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाते हुए वो दोनों बोलती हैं, हाथ धोए बार बार, बीमारी भागे मीलों पार। गीता अपने हाथ में डेटॉल की बोतल को लिए गाना गाती है और गाते हुए कहती है, हमको जिसकी थी वो तलाश तुम हो, खुशबू सांसों की हाथों की प्यास तुम हो, तेरी हर बूंद पे एतबार करते हैं, ए डेटॉल हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐसे नारे और गाने गाते बजाते वो लोग पूरे मोहल्ले के चक्कर काटती हैं। इनके ऐसा करने से लोग काफी ज्यादा जागरूक होते हैं। वो लोग अब हाइजीन को समझने लगते हैं, अपने आसपास सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, बहू मैं मानती हूँ कि डेटॉल अच्छी चीज है, पर इसका ज्यादा इस्तेमाल करना नुकसान भी तो दे सकता है ना। अरे माँ जी कुछ नहीं होगा, आप खामखा की चिंता कर रही हैं। ऐसा कहकर जसलीन वहाँ से चली जाती है। इसी तरह धीरे धीरे जसलीन का डेटॉल को लेकर क्रेज बढ़ता ही जाता है और उसे इतनी ज्यादा बुरी आदत पड़ जाती है कि वो अपने हर काम में उसका इस्तेमाल करने लगती है।
जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना, यहाँ तक कि रूम फ्रेशनर के रूप में भी वो उसे ही यूज करने लगती है। ऐसे ही एक दिन खाने में भी वो तेल की जगह डेटोल डाल देती है और जबरदस्ती वो खाना अपनी सास को खिला देती है, जिसे खाकर उसकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अनूप अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। जसलीन अपने कमरे में बैठी हुई ये सब सोच रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो उठकर जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अनूप अपनी माँ को लेकर वापस आ गया है। तभी जसलीन अनूप से कहती है, अब कैसी है माँ जी? बच गई मेरी माँ, वरना आज तो तुमने इनको मार ही डाला था। यार खाने में कौन डिटोल डालता है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। तुमने चाहे जैसा भी किया हो, मेरी माँ की तो आवाज चली गई ना। क्या? ये कैसे हो सकता है? पर ऐसा हुआ है, डॉक्टर ने माँ का वोकल कॉर्ड निकाल लिया है। अनूप की बातें सुनकर जसलीन को बहुत बुरा लगता है, जिस पर वो अपनी सास के पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो गया। गीता जसलीन को उठाकर उसके आंसू पोंछती है, साथ ही उसे अपने गले भी लगाती है। तभी अनूप कहता है, देखा, तुमने मेरी माँ के साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी माँ ने तुम्हें माफ कर दिया और अपने गले से लगा लिया। हाँ बहुत अच्छी है माँ जी। जसलीन अनूप से भी माफी मांगकर उससे बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अनूप जी, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। ठीक है, और याद रखना, अगर आज के बाद ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं जरा भी देर नहीं करूँगा तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने में। ये सब होने के बाद जसलीन गीता का बहुत ख्याल रखती है। डिटोल को भी वो अब लिमिट में इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तो वहीं अनूप कुछ टाइम तक तो जसलीन से रूठा रहता है, लेकिन उसकी माँ के लिए जसलीन का प्यार देखकर वो उसे माफ कर देता है और उसे फिर से दिल से अपना लेता है, और जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।